नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रेल। आज मैं डीडीयू के माइनर पेपर बैंकिंग एंड फाइनेंस COMM 203 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही ये क्वेश्चंस बैंकिंग, पीजीटी और अदर एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच एजेंसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया? भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? विच एजेंसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया? भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? तो आंसर होगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। बहुत से बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा देते हैं, ये गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हुआ, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, वही मुद्रा की आपूर्ति को पूरा नियंत्रित करता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी? आप याद रखेंगे, बस एक ही सन है, 1894। ठीक है, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन, आंसर होगा बी, 1894। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। विच मूवमेंट इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? हिंदी में देखेंगे, किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया? मतलब कह दीजिए कि किस आंदोलन के तहत वाणिज्यिक बैंकों का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन है ए, स्वदेशी आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आंसर होगा ए, भारत में जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक जिनको आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब बैंक, स्टेट बैंक, ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं जो आपको लोन देते हैं और आपका डिपॉजिट करते हैं, उन सब की शुरुआत स्वदेशी आंदोलन के कारण हुई। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड? बैंकिंग विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर होगा ए, 1949। 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। इन 1949 द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण डैश में किया गया था? देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से अब जानते हैं, और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था, यानी आंसर होगा इसका बी, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वाज बैप्टिसाइज एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया था कि कौन से बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पहले अभी इंपीरियल बैंक के बारे में मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब नेशनलाइजेशन हुआ 1 जुलाई 1955 को, तभी से इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया था। तो आंसर होगा इसका बी, किस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नामित किया गया? आंसर होगा बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा एक
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक? ऑप्शन ए है इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन बी है सिटी यूनियन बैंक, सी है यूको बैंक और डी है विजया बैंक। तो आपको बता दें, सिटी यूनियन बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक में आएगा। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ कंट्री? देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चंस हैं, कभी कभी जीके के जो पेपर होते हैं, आपने देखा होगा जीके के पेपर में ही पूछता है, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी पेपर होंगे उस सब में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी बच्चे, चाहे वो बीए के हों, बीएससी के हों, बीकॉम के हों, सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन डिड द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स हैपेंस? प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एक ही डेट याद रखेंगे, 4 ऑप्शन दिया है, जून 1951, जून 1961, जून 1969, जुलाई 1969। पहली बात तो बैंकों का जो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट ने कब उसको अपने हाथ में लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपने पास लिए, पहले ये प्राइवेट बैंक्स थे, बाद में गवर्नमेंट ने इनके सारे शेयर खरीद लिए, ये नेशनलाइज हो गए और ये हुए जुलाई 1969 में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो ये डेट याद रखिएगा और उनका नाम भी याद रखिएगा कि उस समय देश की प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी 1969 में। और उस समय जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, उन बैंकों की कैपिटल 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। जिन बैंकों की कैपिटल 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, सबका नेशनलाइजेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको नाम एक और देते हैं। देखिए, नेशनल से एन ले लीजिए, बैंक से बी ले लीजिए, एग्रीकल्चर से ए ले लीजिए, आर रूरल से आर ले लीजिए, डी ले लीजिए डेवलपमेंट से। तो नाबार्ड इसी को कहते हैं राष्ट्रीय एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक हुई। तो नाबार्ड का ही फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब की गई? देखिए, नाबार्ड की स्थापना, और एक है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक एक्जिम, अब आयात निर्यात बैंक, दोनों की स्थापना 1982 में की गई थी। इसी से याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में जुलाई में की गई। ठीक है, जुलाई 1982 में नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आ गया। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया? भारत सरकार ने आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की? तो आंसर होगा जनवरी 1982 में। भारत में आयात निर्यात की स्थापना, अभी मैंने बोला था कि देखिए, आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसको एक्जिम बैंक भी बोलते हैं, EXIM। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, नोट कर लीजिएगा, एक्जिम, EXIM, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना भी 1982 में हुई और नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में हुई। फर्क बस इतना है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है जनवरी में स्थापित हुआ और नाबार्ड की स्थापना जुलाई में हुई। तो इसमें आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन?
भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारत में रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। कमेटी थी एक, हिल्टन यंग कमीशन कमेटी, उसने एडवाइस किया था। तब 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास करके 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये तीनों क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। पूछता है किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी रिजर्व बैंक की स्थापना, तो हिल्टन यंग कमीशन। और पूछता है कौन सा एक्ट पास किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है, तो 1934 लिखिएगा, उसमें 35 लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे लिख देते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो 34 में ही पास हुआ था। हाँ, उसके बाद उसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो 1934 में पास हुआ था, उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो ये प्राइवेट बैंक के रूप में हुआ था और ये उस समय 3 देशों का बैंक था, क्योंकि उस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही में थे। ठीक है, पूछता है ऐसा कौन सा रिजर्व बैंक है, ऐसा कौन सा बैंक है जो 3 देशों का केंद्रीय बैंक रह चुका है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर होगा इसका ए, अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आरबीआई इज द बैंक ऑफ इशू, आरबीआई निर्गम बैंक है, यानी बैंकों को निर्गम बैंक का मतलब ये होता है कि ये जो है नोटों का निर्गमन करता है, सही है। आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, आरबीआई एक्ट द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी सही है। आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक है, सबसे ऊपर है, ये भी सही है। आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये गलत है। आरबीआई, अभी पहले क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था कि आरबीआई जो है फ्लो ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करता है, यानी ऋण के प्रवाह को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। देखिए कई बार आपसे पूछता है आईएमएफ का फुल फॉर्म, तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और पूछा है कि भारत कब से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना है, तो देखिए 1947 में ही आईएमएफ की स्थापना हुई और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आईएमएफ का, पहली बात तो आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1947 से हुई, तभी से भारत इसका सदस्य है और इसका मुख्य कार्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारत, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो कब से था, तो 1947 से है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट, निम्न में से कौन सा मनी मार्केट में नहीं आता है? पहला लिखा है कौन सा मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मनी मार्केट, पहला ऑप्शन दिया है बैंक, बैंक तो होता है भी। बिल मार्केट, ये भी होता है। कॉल मनी मार्केट, ये भी है। लेकिन इंडियन गोल्ड काउंसिल, भारतीय स्वर्ण परिषद, ये भारतीय मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है, यानी आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नियामक निकायों से संबंधित नहीं है? एफएमसी, आईआरडीए, पीएफआरडीए और ये सेबी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खोजिए कि ये कौन सी संस्था है जो नियामक निकाय से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट बिलोंग टू रेगुलेटरी, जो रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, कौन सी ऐसी बॉडी है? इसमें आप एक चीज तो जानते हैं, दो क्लू मैं दे रहा हूं।
सेबी, देखिए सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, और IRDA यानी इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है इंश्योरेंस बीमा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है जो रेगुलेट करती है। तो दो ऑप्शन बचा, FMC और PFRDA, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो होगा C, PFRDA, ठीक है, वो रेगुलेटरी निकाय नहीं है। आगे देखिए, व्हाट डज द लेटर S डिनोट्स द टर्म IFSC। जो IFSC कोड होता है उसमें यस क्या दिखाता है? तो IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? IFSC कोड में यस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस का फुल फॉर्म होता है, इस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि IFSC कोड के बाद का के चारों लेटर IFSC चारों के फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि क्या डिनोट करता है, आई क्या डिनोट करता है, एफ क्या डिनोट करता है, यस क्या डिनोट करता है और सी क्या डिनोट करता है, ये सब पूछा जा सकता है। तो देखिए, व्हाट डज द लेटर एस डिनोट्स इन द टर्म IFSC, तो आंसर होगा सी, सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कैन बी क्रिएटेड बाय, साख किसके द्वारा बनाई जाती है? साख का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कॉमर्स वाले बच्चे तो सब जानते ही होंगे। साख का निर्माण जो है कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, जो पैसा आपका डिपॉजिट करते हैं और आपको लोन देते हैं। जैसे ये जो इतने भी आप कॉमर्शियल बैंक देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, क्या कहते हैं यहाँ पे, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक है। तो आंसर होगा 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट मीन्स, रेपो रेट का मतलब क्या है? देखिए, रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर RBI जो है वाणिज्यिक बैंकों को लोन की सुविधा देता है, और लोन की सुविधा सिक्योरिटीज के आधार पर देता है। और रेपो रेट में ये रहता है कि वो कुछ समय बाद, ठीक है, वो उसकी जो क्या कहते हैं कि प्रतिभूतियां हैं वो वापस क्रय कर ली जाएंगी। तो फिर से समझ लीजिए, RBI जो है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है, लोन देता है, किस चीज के बदले में? प्रतिभूतियों के बदले में। और इस शर्त के साथ भी देता है कि शॉर्ट टर्म में, मतलब कुछ समय बाद, वे उस प्रतिभूतियों को अपना वापस खरीद लेंगे। तो ये आंसर होगा इसका बी, ठीक है। रेपो रेट वाले में आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग दीज इज नॉट ए मॉनेटरी टूल, इनमें से कौन सा मौद्रिक उपकरण नहीं है? तो आंसर होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग। SLR है, जिसको आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। मतलब साख नियंत्रण के तरीकों में कौन सा मौद्रिक उपकरण नहीं है, ये बताना था। तो SLR तो है, इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है मौद्रिक उपकरण नहीं है, घाटे की अर्थव्यवस्था। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी मौद्रिक उपकरण, और CRR बहुत इंपॉर्टेंट है, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये भी मौद्रिक उपकरण है। बस डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं, आंसर होगा बी, 20 का बी। निम्न में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? देखिए, अब इससे आपको RBI के कार्य स्पष्ट हो जाएंगे। पहला है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, RBI प्रिंट करता ही है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साख को नियंत्रित करना भी RBI का काम है। इशुएंस ऑफ कॉइन्स, सिक्के जारी करना।
और डी वाला है कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का संरक्षक करना। देखिए सब सही है, पहला दूसरा डी वाला भी, लेकिन कॉइन्स, इशुएंस ऑफ कॉइन्स, ये जो आरबीआई नहीं करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, तो ये इशुएंस ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों का निर्गमन आरबीआई नहीं करता, और साथ ही 1 रुपए के नोट को भी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ही निर्मित करता है। ठीक है, ये भी आरबीआई नहीं करता, बाकी सभी नोट आरबीआई इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक। अभी मैं बता चुका हूं, पैसा जमा करना और ऋण देना। इसमें लिखा है सेफ्टी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, ये सब तो खाते के नाम दिए नीचे। पहला वाला जो लिखा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जमा स्वीकार करना, यही बैंक का प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक की परिभाषा क्या है। मैं आपको तभी से ये बता रहा हूं कि कॉमर्शियल बैंक वो बैंक है जो आपकी जमा स्वीकार करता है, आपके पैसे को डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक, और इसमें डी वाले ऑप्शन में पहले लिखा है बैंक दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स आल्सो प्रोवाइड अकाउंटिंग चेकिंग सर्विस। वो अकाउंट चेकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो क्या करता है, जमा स्वीकार करता है, अन्य भी सुविधाएं देता है, लेकिन जो आपकी जमा स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर आपको लोन भी देता है, वही कॉमर्शियल बैंक है, यानी आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपके जीएस में भी मिल जाएगा, जीके में भी मिल जाएगा, और सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के प्रेजेंट यानी वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आंसर होगा शक्तिकांत दास, बहुत ही चर्चित हस्ती हैं, ऑप्शन ए। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा सर ऑसबोर्न स्मिथ। जब ये रिजर्व बैंक बना था तो उस समय सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है क्या थे, भारत के प्रथम, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के नहीं, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। जनरल में बोल दिया, गलत बोल दिया, फिर से सुन लीजिए, सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट। बैंक ऋण नहीं देता है। बैंक किसके खिलाफ ऋण नहीं देता है, तो आंसर होगा लॉटरी टिकट के खिलाफ। गोल्ड में दे देता है, एलआईसी पॉलिसी पे भी ओडी दे देता है, एनएससी पे भी दे देता है, लेकिन लॉटरी टिकट पे कोई लोन नहीं देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, तो बैंक जो है लॉटरी टिकट पे कोई लोन नहीं देता है। गोल्ड पे लोन देगा, एलआईसी पॉलिसी पे भी देगा, एनएससी पे भी देगा, लेकिन लॉटरी टिकट पे कोई लोन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इलिटरेट पर्सन बी इशूड ए डेबिट कार्ड। क्या किसी निरक्षर व्यक्ति को एक डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या एक निरक्षर व्यक्ति को डेबिट कार्ड दिया जा सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो डेबिट कार्ड ऑपरेट कैसे करेगा, इसलिए दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, तो ऑप्शन है ए नहीं, बी है हाँ, सी है केवल ज्वाइंट अकाउंट के मामले में, और डी है जब वह केवल परिवार का मुखिया हो, ओनली इन केस ही इज द हेड ऑफ फैमिली। देखिए, अगर कोई निरक्षर व्यक्ति ऐसा है जो परिवार का मुखिया है, उसको परिवार को चलाना है, और तो उसको डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। इन दैट केस डेबिट कार्ड में बी इशू टू द दैट पर्सन, इलिटरेट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक। चेक की वैधता अवधि क्या है। अच्छा, पिछले 26 वाले में आंसर लिख लीजिएगा डी। ठीक है ना, निरक्षर व्यक्ति को ही जारी किया जा सकता है जब वह परिवार का मुखिया हो, आंसर होगा डी।
हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक। चेक की वैधता अवधि क्या होती है? 4 महीने जिस दिन से जारी हुआ, 3 महीने जिस दिन से जारी हुआ, जारी मतलब जिस दिन साइन करके दिया गया उस डेट से, 1 मंथ या अनलिमिटेड। तो देखिए चेक 3 महीने तक वैलिड रहता है। जिस दिन से साइन करके डेट डाली जाएगी उस दिन से 3 महीने तक आप उसका पेमेंट ले सकते हैं। 3 महीने बाद वो जो है बेकार हो जाएगा। 3 महीने बाद फिर जो है आपको पेमेंट उसका नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा फिर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न हायर इंटरेस्ट रेट। किस प्रकार के खाते पर सबसे अधिक ब्याज प्राप्त होता है? देखिए बैंक में अलग अलग तरीके के खाते खोले जाते हैं और इसमें सबसे कम तो मिलता है करंट अकाउंट पे। ये भी पूछा जाता है विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न लोअर इंटरेस्ट रेट। तो करंट अकाउंट, चालू खाते पे सबसे कम मिलता है। सेविंग पे ठीक ठाक मिल जाता है 3, 3.5, 4% जो भी चल रहा हो, लेकिन सबसे अधिक मिलता है फिक्स डिपॉजिट पर, जिसमें आप पैसा जो है एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर देते हैं। यानी आंसर होगा इसका सी, फिक्स डिपॉजिट। इस पे ब्याज आपको सबसे अधिक प्राप्त होता है। इसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा कर देते हैं, ठीक है, और बैंक भी एश्योर हो जाता है कि इतने अवधि तक आप पैसा निकालेंगे नहीं, तो इसलिए इस पर ज्यादा ब्याज मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? क्या ये घरेलू डेबिट कार्ड है या ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत है, इंट्रोड्यूस बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? क्या ये सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृत है? ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीज़ें रुपे डेबिट कार्ड के बारे में है कि ये डोमेस्टिक घरेलू डेबिट कार्ड है और इसको जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था और ये सभी एटीएम्स और पीओएस मशीन पर चलेगा। तो यानी आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, यानी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर इज कंप्यूटेड ऑन। एफडीआर में ब्याज चक्रवृद्धि होता है, ठीक है, किस आधार पर होता है? मंथली आधार पर, हर बार मंथ में जोड़ कर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है, या क्वार्टरली बेसिस होता है, या हाफ ईयरली बेसिस होता है, या ईयरली बेसिस होता है? तो देखिए एफडीआर में जो ब्याज कंपाउंड होता है वो क्वार्टरली बेसिस, 3 महीने के आधार, ठीक है, त्रैमासिक आधार पर। आंसर होगा बी, ब्याज पे ब्याज मिलता है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। लास्ट क्वेश्चन, कंटेंट ऑफ लॉकर्स आर। लॉकर की सामग्री के बारे में जानते हैं, कौन जानता है? केवल जानता है ओनली नोन टू हायर, जो व्यक्ति लॉकर को किराए पे लेता है और उसमें अपना सामान रखता है। नोन टू बैंक, बैंक भी जानता है, बोथ दोनों जानते हैं, नन ऑफ द अबव। देखिए लॉकर की सामग्री में जो लॉकर की सामग्री के बारे में वही जानता है जो लॉकर को किराए पे लेता है। बैंक भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। आपने अगर कोई लॉकर लिया है, आप उसमें कोई सामान रख रहे हैं, तो उसकी जानकारी सिर्फ आपको और बैंक को भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस के एमसीक्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बैंकिंग और फाइनेंस और अदर माइनर पेपर के क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त होते रहें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।